गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का ये वीडियो कन्फ्यूजेबल्स का तीसरा वीडियो होगा। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने कुछ कन्फ्यूजेबल्स को देखा था, वो सारे होमोफोन्स थे। आज ये होमोफोन्स का ये तीसरा वीडियो है, तो हम लोग अपने होमोफोन्स के वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने लास्ट जो किया था, हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो फर्स्ट जो होमोफोन्स है वो है फेयर। देखिए, ये दोनों का उच्चारण एक समान है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। होमोफोन्स का परिभाषा यही है। होमोफोन्स किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण एक समान मिलते जुलते हो लेकिन उनके अर्थ अलग हो। अब हम दोनों फेयर को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो फेयर है, जो पहला जो फेयर है FAIR फेयर, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव भी है और ये नाउन भी है, मतलब ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है ना। अगर फेयर अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है उचित, ठीक है ना, प्रॉपर, जो कानून के अनुसार हो, मतलब निष्पक्ष। आप ऐसा समझिए, फेयर का मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो फेयर का अर्थ होता है निष्पक्ष, जिसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं की गई हो, चीज साफ सुथरा हो। ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं कि साफ सुथरा, निष्पक्ष के लिए और हमारे पास क्या वर्ड्स है, तो एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है इसका, इम्पार्शियल। यदि कोई चीज यदि इम्पार्शियल है तो वो निष्पक्ष है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसके दूसरे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो फेयर जब एडजेक्टिव है तो फेयर का सिनोनिम से इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव, इसके अर्थ है निष्पक्ष। जैसे कि हम लोग एक बहुत कॉमन बात सुनते हैं, निष्पक्ष चुनाव। तो निष्पक्ष चुनाव को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है ना, फेयर इलेक्शन। निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग लिखते हैं फेयर इलेक्शन। इसी तरह से होता है कि एक साफ सुथरा से लिया गया परीक्षा, एक वैसा परीक्षा जिसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं किया गया। अब वो किस तरह का परीक्षा होगा? अगर हम कहते हैं कि साफ सुथरा से लिया गया परीक्षा, इस परीक्षा को हम क्या कहेंगे? यहीं पर हम नोट कर देते हैं, फेयर एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज अगर फेयर है तो वो निष्पक्ष है और उसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं किया गया है। चलिए, तो फेयर का अपोजिट क्या होगा? थोड़ा इसके अपोजिट को देखते हैं। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनफेयर, अनुचित। ठीक है ना, जो कि उचित नहीं हो। तो अनफेयर, इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा अनुचित। चलिए, ये देखिए, यही फेयर नाउन भी है। देखिए, इस फेयर का दो पार्ट ऑफ स्पीच है। ये फेयर जो है एडजेक्टिव है, यही फेयर जो है वो नाउन भी है। तो जब ये फेयर जब नाउन की तरह काम करेगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेला। ठीक है। यही फेयर एडजेक्टिव भी है और यही फेयर नाउन भी है। स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, कैटेगरी बदल गया है, पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया है। यही फेयर नाउन का भी काम करता है। तो कोई यदि फेयर यदि नाउन है तो इसका मतलब है कि वहां संबंध मेला से है। इसके लिए हम दूसरे सिनोनिम्स लिख सकते हैं, फेटे, गाला। ठीक है। देखिए, ये है मेला। देखिए, सेकंड वीडियो में हमसे एक गलती हो गया था, उस गलती के लिए सॉरी। उसमें होड़ और होड़, ये जो दो होमोफोन्स थे ना, उसमें एक हमसे गलत से नोट हो गया है, अनइंटेंशनल वो मिस्टेक है। ठीक है ना। उसमें था कुंभ मेला का चर्चा किया गया था। ठीक है ना। और उसमें गलती से जो है ना, मेला का जो इंग्लिश है ना, वो ये नोट हो गया था, जबकि ये होना चाहिए, जबकि ये फेयर होना चाहिए। तो कुंभ फेयर का जो इंग्लिश होता वो इस तरह से होता, कुंभ फेयर। ये गलत है, सही हमारा जो फेयर है वो ये फेयर है, कुंभ फेयर। हम ऐसे कुंभ फेयर को लिखेंगे, आप उस चीज को वहां से आप सुधार सकते हैं। तो ये फेयर के दो पार्ट ऑफ स्पीच हुए, एक फेयर एडजेक्टिव है और एक फेयर नाउन है। तो जब फेयर जब नाउन है तो इसका अर्थ होता है मेला। ठीक है। अब हम चलते इस फेयर को लेके चलते हैं। देखिए, ये फेयर का मतलब क्या होता है? किराया या भाड़ा। ये फेयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, तो इसका मतलब होता है किराया या भाड़ा। ठीक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं बस फेयर, ट्रेन फेयर। ठीक है ना। तो यहां पर किराए का सेंस है, तो किराया के लिए ये फेयर और मेला के लिए ये फेयर, फिर निष्पक्ष के लिए ये फेयर। तो ये हमारा फेयर का होमोफोन्स रहा। अब हम नेक्स्ट होमोफोन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो होमोफोन है वो है प्लेन, और एक है प्लेन।
दो प्लेन है, देखते हैं किसका क्या अर्थ है। दोनों का उच्चारण हम एक समान करेंगे, प्लेन और प्लेन। देखिए ये जो प्लेन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, ये जो प्लेन है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी है, पहले इसको समझा जाए। ये प्लेन जो है एडजेक्टिव भी है और ये प्लेन जो है वो नाउन भी है। ये प्लेन दोनों की तरह काम करता है, थोड़ा इसको इस तरह से समझा जाए। देखिए यदि कोई चीज प्लेन है एडजेक्टिव के तौर पर, तो इसका मतलब है कि वो सादा है और उसमें किसी तरह का डेकोरेशन नहीं है, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसमें किसी प्रकार की जटिलताएं नहीं है, वो चीज एकदम सरल है। ठीक है, तो इस प्लेन का हम सिनोनिम्स और क्या लिख सकते हैं? सिंपल, सिंपल ये समझा कर लिखें तो लिख सकते हैं नॉट डेकोरेटेड, नॉट डेकोरेटेड। देखिए एक वर्ड के काफी अर्थ होते हैं, लेकिन हम सभी अर्थों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। जो मुख्य अर्थ है हम उसी को लेके चलते हैं। अगर प्लेन अगर एडजेक्टिव के रूप में देखा जाए तो प्लेन के कई अर्थ हैं। प्लेन का एक अर्थ होता है एकदम स्पष्ट, प्लेन का दूसरा अर्थ है, यहां पर हम देख रहे हैं सरल, सादा। ठीक है, तो हम जो मुख्य जो उसके अर्थ हैं हम उसी अर्थ को लेकर चलेंगे। तो प्लेन जब एडजेक्टिव है तो प्लेन का अर्थ है सिंपल, नॉट डेकोरेटेड। इसको अगर हम कहें तो सादा, चीज जो है वो सादा है और उसमें किसी तरह का तड़क भड़क या सजावट नहीं है। ठीक है, अब इसके अगर अपोजिट की अगर हम बात करते हैं, प्लेन के अपोजिट के बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव जब है तब। ठीक है, तो एडजेक्टिव के एंटो एडजेक्टिव होना चाहिए, कैटेगरी सेम होना चाहिए। तो इस प्लेन का एडजेक्टिव एंटो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव के तौर पर? तो हम लिख सकते हैं एलाबोरेट या फैंसी, एलाबोरेट या फैंसी। और अगर इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा अलंकृत। जैसे कि देखिए सादा भोजन अगर हमें कहना है, अगर हमें कहना है सादा भोजन, वो सादा भोजन करता है कोई व्यक्ति जिसमें कोई ज्यादा मसाला या ज्यादा तड़क भड़क नहीं हो, तो सादा भोजन का फिर अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इसके लिए हम लिखेंगे, सादा भोजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए जो ढंग का वर्ड है वो है प्लेन। हम लिख सकते हैं प्लेन फूड। चलिए कोई व्यक्ति प्लेन लैंग्वेज बोलता है या प्लेन इंग्लिश बोलता है, प्लेन इंग्लिश कैसा इंग्लिश होगा? अगर हमें कहा जाए कि कोई व्यक्ति प्लेन इंग्लिश बोलता है, यानी कि बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसमें कठिन शब्द नहीं हो, तो प्लेन इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? अगर हम सरल शब्दों में बोले तो सरल मतलब सरल भाषा में, सरल शब्दों में अंग्रेजी। ठीक है ना, जो अंग्रेजी जिसमें कठिन वर्डों का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो वो प्लेन इंग्लिश होगा। देखिए यही प्लेन अब नाउन का भी काम करेगा। तो जब प्लेन जब नाउन हो जाएगा तो इसका मतलब होगा एक बड़ा समतल मैदान। ठीक है ना, जैसे कि हम किसी जमीन पर खड़े हैं, तो किस पर खड़े हैं? ये प्लेन की ये प्लेन, तो एक समतल मैदान जिसमें कोई पेड़ पौधे नहीं हो। ठीक है ना, तो एक बड़ा सा जो मैदान होता है वो प्लेन होता है, ये प्लेन। ठीक है, तो प्लेन यहां पर जब नाउन हो तो इसका मतलब हम समझेंगे बड़ा समतल मैदान जिसमें ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हो। ठीक है, इस पर हम एक सेंटेंस डील करते हैं इस प्लेन नाउन पर। चलिए इस सेंटेंस को देखा जाए। क्या वाक्य थोड़ा बड़ा लाइन है, लेकिन जितना बड़ा लाइन है बनाना उतना सरल होता है। वाक्य यदि बड़े हो जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसको तोड़ करके इजिली बनाया जा सकता है। तो वाक्य है हिमालय से निकलती हुई भारतीय भूमि पर आड़ी तिरछी घूमती हुई गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अभी हमें प्लेन, अभी हमें क्या देखना है? प्लेन को किस रूप में देखना है? नाउन के रूप में। बड़ा समतल मैदान या भूमि को हम प्लेन कहते हैं। हम इसके लिए हम एक और छोटा शब्द लिख सकते हैं, भूमि। ठीक है, चलिए अब हमें लिखना देखना है कि भारतीय भूमि। देखिए मेन जो हमारा इसमें जो समझाने वाली बात है ना कि भारतीय भूमि के लिए इंग्लिश क्या लिखे, ये बेहद कंफ्यूजिंग चीज है। ये बहुत ही कंफ्यूजेबल है कि हम अगर अगर ठीक है भारतीय के लिए तो हम इंडियन लिखेंगे, लेकिन भूमि के लिए कौन सा प्लेन लिखेंगे ना, ये चीज बहुत ही समझिए कि कंफ्यूजेबल है। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कौन सा प्लेन, ये प्लेन की ये प्लेन, हमें कौन सा प्लेन लिखना चाहिए।
चलिए थोड़ा इसको हम लोग बनाते हैं। हिमालय से निकलती हुई, पहले इतना भाग उठाते हैं, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब कहीं से निकलना, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज। चलिए इसके बाद क्या है, अब अगला खंड लेते हैं, भारतीय भूमि पर आड़ी तिरछी घूमती। कोई नदी कैसे घूमेगी, जहां उसको जगह मिलेगा वहां से हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगी, ठीक है ना। कोई नदी मैदान पर कैसे बहेगी, जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहां से कट के आगे बढ़ेगी। तो नदी का जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, ऐसे ऐसे फ्लो होता है, ठीक है ना। इस तरह से घूमने को कहते हैं ट्रैवर्स। एक वर्ड है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है कि आप आगे बढ़ते हैं लेकिन क्रॉस करके। तो चलिए, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं ट्रैवर्सिंग along the इंडियन। चलिए अब यही भूमि के लिए हमें सोचना है, कौन सा प्लेन, तो हम इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनेगा, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास ट्रैवर्सिंग अलोंग द इंडियन, चलिए प्लेन, ये प्लेन द गंगा, ठीक है, द गंगा। चलिए क्या है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मर्जेस, मर्ज मतलब मिल जाना, मर्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल। हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भूमि के लिए अगर हमें कहना है तो ये प्लेन। चलिए इस प्लेन का क्या मतलब होता है, थोड़ा इस प्लेन को भी देखा जाए। इस प्लेन का मतलब होता है जहाज, हवाई जहाज, ठीक है ना। कोई व्यक्ति प्लेन से कहीं गया तो हम इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा इस प्लेन को भी देख लिया जाए। हमारा अब नेक्स्ट जो है वो इस प्लेन पर अब हम चर्चा करेंगे। इस प्लेन का मतलब क्या होता है, ये प्लेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब होता है हवाई जहाज, ठीक है। मतलब प्लेन मीन्स एरोप्लेन, इसको सिंपल भाषा में कहेंगे प्लेन मीन्स एरोप्लेन। देखिए एक ज्योमेट्री में भी प्लेन होता है, मैं उस प्लेन के बारे में बात नहीं करूंगा, वो मैथ का टॉपिक है, ठीक है। तो इंग्लिश में यदि हम प्लेन के बारे में बात करें तो ये प्लेन एरोप्लेन को इंडिकेट करता है। जैसे एक सेंटेंस डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ही वेंट टू न्यूयॉर्क बाय प्लेन। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हवाई जहाज से न्यूयॉर्क गया। तो हमारा, हम समझते हैं कि हमारा ये होमोफोन क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले होमोफोन की ओर बात करते हैं। तो हमारा अगला होमोफोन है प्रैक्टिस और एक प्रैक्टिस, ये। अब हम दो प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट। ये जो प्रैक्टिस है ना, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रैक्टिस पूछा गया है। तो ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके होमोफोन से। देखिए ये प्रैक्टिस क्या है, ये प्रैक्टिस नाउन है, पहले समझा जाए। ये प्रैक्टिस जो है नाउन है, तो प्रैक्टिस का सिंपल अगर हिंदी कहें तो अभ्यास, ठीक है। और ये वाला जो प्रैक्टिस, जो आईएसी प्रैक्टिस है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस जो है ये वर्ब है, इसका हिंदी हो जाएगा अभ्यास करना, है ना। इसमें क्रिया जुड़ जाएगा, इसमें क्रिया जुड़ जाएगा। देखिए कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है इस पर, ठीक है ना। एक मैं सेंटेंस नोट कर रहा हूं, आप उस पर कॉमन एरर को तो ट्रेस कीजिएगा। वी प्रैक्टिस्ड कैचिंग द बॉल, वी प्रैक्टिस्ड कैचिंग द बॉल। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि हम लोगों ने गेंद कैच करने का अभ्यास किया। देखिए यहां पर बात अभ्यास करना है, अभ्यास नहीं है, यहां पर बात अभ्यास करना है। तो यहां पर हमें सी नहीं चाहिए, सी तो वो नाउन है, नाउन में क्रिया का बोध नहीं होना होता है, वर्ब में क्रिया का बोध होता है। यानी कि इस प्रैक्टिस के जगह पर इस प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट वाक्य होना चाहिए वो एसी के साथ होना चाहिए, वी प्रैक्टिस्ड कैचिंग द बॉल। इस तरह के कॉमन एरर काफी पूछे जाते हैं। जहां जरूरत है वर्ब का वहां नाउन दे देता है, जहां जरूरत है नाउन का वहां पर वर्ब दे दिया जाता है। देखिए तीन ऐसे इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश वोकैब में तीन ऐसे वर्ड हैं जो आईसी
और आईएसी दोनों से खत्म होते हैं। ठीक है ना, 3 ऐसे वर्ड हैं जिनका अंत आईसी से भी होता है और आईएसी से भी होता है। तो वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसी वाला जो वर्ड है ना वो नाउन है, और आईएसी वाला वर्ड जो है ना वो वर्ब है। जैसे एक प्रैक्टिस तो यहां ये रहा, मैं 2 और नोट कर देता हूं जो आप लोगों ने देखा है पिछले वीडियोस में। एक एडवाइस ये और एक एडवाइस ये। देखिए अब ये जो एडवाइस है ना ये नाउन है, सी वाला नाउन, और आईएससी वाला जो है ना ये वर्ब है। अच्छा, एक और हम लोगों ने देखा है पिछले वीडियो में, डिवाइस और डिवाइस। तो ये जो 3 ऐसे वर्ड्स पेयर हैं जो कि आईएससी और आईसी दोनों से अंत होते हैं, उनमें से आईसी वाला नाउन होता है और आईएससी वाला वर्ब होता है। ये मात्र 3 पेयर हैं जिसका अंत दोनों से होता है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जो आईसी से अंत होंगे लेकिन वो वर्ब होंगे, लेकिन उनका आईएससी नहीं होता है। ये इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस होमोफोन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका आईसी भी है और इनका आईएससी भी है। नहीं तो बाकी जितने भी वर्ड है या तो उनका आईसी होगा तो आईएससी नहीं होगा, आप ऐसे समझिए, या तो आईएससी होगा तो आईसी नहीं होगा, मतलब दोनों नहीं होगा। ये दोनों होने वाले बस ये 3 पेयर हैं जिनका आईसी भी होता है और आईएससी भी होता है। तो आईसी वाले वर्ड जो है वो नाउन है, और आईएससी वाले आईसी वाले वर्ड जो है नाउन है, और आईएससी वाले जो वर्ड है वो वर्ब है। तो प्रैक्टिस में आईसी से अंत हो रहा है, ये नाउन हो गए, और आईएससी से अंत होने वाले वर्ब हो गए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन तीनों पेयर को लेकर के, ये तीनों पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया है, प्रैक्टिस नाउन है और यहां पर प्रैक्टिस ये वर्ब है। अगर हमको ना सेट प्रैक्टिस, अब सेट प्रैक्टिस क्या व्यवस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि सेट प्रैक्टिस की व्यवस्था है, वो कौन सा प्रैक्टिस कहेगा, सेट नाउन है, नाउन प्लस नाउन है ना, नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर होता है। तो सेट प्रैक्टिस में कौन सा प्रैक्टिस होगा, ये प्रैक्टिस होगा, सेट प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिस होगा। अब हम अगले होमोफोन की ओर आगे मूव करते हैं। देखिए अब हम आगे लेके चलते हैं, एक क्वाइट ये है और एक क्वाइट ये है। ये बहुत जबरदस्त होमोफोन्स। हम 2 क्वाइट लेके चलते हैं। इस क्वाइट का क्या मतलब होता है थोड़ा इसको देखा जाए। देखिए ये जो क्वाइट है QUITE क्वाइट, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडवर्ब है। अब जब हम एडवर्ब का वीडियो लेकर चलेंगे ना तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं काम चलाऊ तरीके से बात करूंगा इस पर। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, फुल्ली। देखिए क्वाइट के और भी अर्थ होते हैं, क्वाइट एडवर्ब के ना कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसका जो मेन अर्थ है मैं लेके चल रहा हूं। इस क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, फुल्ली, ठीक है ना, और अगर हिंदी कहें तो पूरी तरह से, और अगर हिंदी कहें तो पूरी तरह से। जैसे कि मैं पूरी तरह से थक गया हूं, अगर हमें कहना है कि मैं एकदम थक गया हूं, पूरी तरह से कंप्लीटली थक गया हूं, मैं कैसे लिखूंगा, आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड, आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह से थका हुआ हूं। देखिए अब हम इस क्वाइट के बारे में बात करते हैं। ये क्वाइट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो अब हमें कहना है कि चुप रहो, शांत रहो, कैसे कहते हैं, है ना, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट में कौन सा क्वाइट, ये थोड़ा फंसा हुआ है। कीप क्वाइट में नॉर्मली लोग ये क्वाइट लिख देंगे, जबकि कीप क्वाइट में ये क्वाइट होना चाहिए। इस क्वाइट का मतलब है जिसमें कोई तरह का शोरगुल नहीं हो, एकदम शांत, जिसमें किसी तरह का आवाज नहीं हो। तो इसका सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं, साइलेंट, ठीक है, हम लिख सकते हैं नॉइजलेस, जिसमें कोई तरह का आवाज ना हो, साउंडलेस, और इसका अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा शांत। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे लाउड। लाउड मतलब जिसमें ज्यादा आवाज हो, जोर, है ना, लाउड, जैसे लाउड स्पीकर हम कहते हैं। तो लाउड का मतलब है ऊंची आवाज को हम लाउड कहेंगे, ऊंची आवाज को लाउड कहेंगे। चलिए जैसे कि किसी को कहा गया है आप शांत रहिए, ठीक है, कैसे कहेंगे, कीप क्वाइट प्लीज, है ना, थोड़ा सा ऐसे कहेंगे, प्लीज कीप क्वाइट, आप शांत रहिए। जैसे कि अगर हमें कहना है कि शांत वातावरण, अगर हमें कहना है शांत वातावरण, कैसे कहेंगे, क्वाइट एटमॉस्फेयर। तो
ये जो होमोफोन्स है देखने में बेहद सरल लग रहे हैं। अभी आप बोर्ड देखिएगा तो सारा चीज, हाँ सर ये होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर के रूप में आएंगे ना तो आपकी समस्याएं कई गुना बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन पेपर पर चीजों को बनाना और नॉर्मली इसी तरह से देखना, दोनों में काफी अंतर होता है। बहुत सारी चीज हम लोग काफी उसको लाइटली लेते हैं, है ना, बहुत हल्के ढंग से लेते हैं, लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिकली जब बनाने बैठते हैं तो समस्याएं सामने उभर कर आती है। तो ये क्वाइट और क्वाइट देखने में काफी सरल है, लेकिन है बहुत कंफ्यूजेबल, बहुत कंफ्यूज्ड ये वर्ड्स हैं। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, आइस क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो क्वाइट के बाद हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला जो है होमोफोन्स वो है रेस। देखिए अब हम लेके चलेंगे रेस एंड रेस। अब हम दो तरह के होमोफोन लेके चलेंगे, रेस और रेस। देखिए ये रेस का मतलब क्या होता है, अगर हम इस रेस के बारे में बात करें, ये रेस वर्ब है, तो रेस का मतलब होता है उठाना। अगर आप कोई चीज को उठाते हैं आप उसको रेस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, ठीक है ना, और एलिवेट, अगर आप कोई चीज को एलिवेट करते हैं आप उसको उठाते हैं ऊपर की ओर, और इसी से एक वर्ड बना एलिवेटर, ठीक है ना। एलिवेटर क्या होता है, जो ऊपर की ओर ले जाए। तो रेस का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ लिखे तो इसका अर्थ होगा उठाना। तो इसका अपोजिट क्या निकलेंगे, अपोजिट मैं यही मेंशन कर देता हूं, इसका अपोजिट होगा लोअर, नीचे ले जाना। ठीक है ना, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा लोअर। जैसे कि अगर कहा गया कि उसने गन उठाया, गन ऊपर किया और फायर कर दिया, ठीक है ना, किसी व्यक्ति ने बंदूक ऊपर किया और फायर कर दिया। इसको थोड़ा सा देखा जाए, क्या वाक्य है, उसने बंदूक ऊपर की और गोली दाग दी, ठीक है ना। इसको हम अब थोड़ा सा हम इसको यहां लेकर मुंह चलते हैं, इसको हम यहां डील कर रहे हैं, ठीक है ना। उसने बंदूक ऊपर की और गोली दाग दी, कैसे लिखेंगे, चलिए। ऊपर ले जाने के लिए क्या वर्ड है, ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास वर्ड है रेस, लिफ्ट, एलिवेट, मतलब इन तीनों का यूज कर सकते हैं। बेहतर वर्ड इसमें रेस हम चुनेंगे। चलिए, उसने बंदूक ऊपर की, कैसे लिखेंगे, ही रेज्ड द गन, ओके। उसने बंदूक ऊपर की और क्या कर दी, गोली दाग दी, एंड फायर्ड। ये वाक्य जो है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो ये हमारा रेस रहा। अब हम इस रेस को थोड़ा सा देखते हैं, इस रेस का क्या अर्थ होता है। हमारा अब जो ये, अब हम रेस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए इस रेस का मतलब होता है, ठीक है ना, किसी भवन को एकदम जमीन में मिला देना, ठीक है ना, किसी स्ट्रक्चर को एकदम जमीन में मिला देना मीन्स ढा देना, ठीक है ना। अगर आप किसी भवन को, किसी इमारत को, किसी स्ट्रक्चर को एकदम आप गिरा देते हैं तो आप उसको रेस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से, इसका सिनोनिम्स, दो सिनोनिम्स बहुत फेमस सिनोनिम्स है, डिमोलिश ढा देना, और एक फ्रेजल वर्ब है पुल डाउन। इसका सिंपल अगर हिंदी कहे तो इसका हिंदी होता है ढा देना, गिरा देना, ठीक है ना। जैसे कि कोई इमारत है उसको ढा दिया गया। चलिए, इमारत को ढा दिया गया। अब इसको हम कैसे डील करेंगे, द बिल्डिंग, कोई खास इमारत के बारे में बात कर रहे हैं, वाक्य पैसिव है, इमारत अपने आप नहीं ढाएगा, इसको कोई ढाएगा। जब काम किसी के द्वारा हो तो वो वाक्य पैसिव में बनते हैं। द बिल्डिंग वाज, चलिए, रेज्ड। अरेज्ड अकेले नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, अरेज्ड अकेले नहीं लिखते हैं। मतलब ढा दिया गया मतलब उसको जमीन में मिला दिया गया, सपाट कर दिया गया। रेज का इस्तेमाल ऐसे होता है, द बिल्डिंग वाज रेज्ड टू द ग्राउंड, मतलब रेज का इस्तेमाल अकेले नहीं करते हैं, उसके साथ हम टू द ग्राउंड जोड़ देते हैं। मतलब उसको इस तरह से ढाया गया कि दम वो जमीन में मिल गया। तो ये रेस वाली बात है। देखिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो होमोफोन्स है वो है रेन, और एक रेन आपका ये रहा। अब हम दो रेन पर बात करेंगे, दोनों का क्या अर्थ है।
चलिए हम इस रेन को पहले लेके चलते, दोनों का उच्चारण करेंगे रेन रेन, ठीक है। चलिए ये रेन क्या होता है, शासन, शासन काल या शासन। तो इसको हम लिख सकते हैं रूल, सिंपल भाषा में कहें तो शासन, ठीक है ना, अथवा शासन काल, एक ही चीज है, शासन अथवा शासन काल, एक शासन और एक उसमें काल जोड़ दिया गया है। चलिए एक सेंटेंस इस पर थोड़ा सा देखते हैं इस रेन को लेकर के। सेंटेंस क्या है, औरंगजेब के शासन में या शासन काल में, ठीक है, कई मंदिरों को ढा दिया गया। चलिए पहले उठाएंगे इसने बड़े लाइन में सबसे पहले उठाएंगे कई मंदिरों को ढा दिया गया, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सेवरल टेम्पल्स, वाक्य पैसिव में बनेगा, किसी के द्वारा ढा जाएगा तो वर। चलिए अब ढाने के लिए देखिए आपके ठीक ऊपर में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ढाने के लिए रेज, डिमोलिश, पुल डाउन। इस बार है ना हम वर्ड रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम डिमोलिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सेवरल टेम्पल्स वेयर डिमोलिश्ड इन औरंगजेब, ये शासनकाल की बात किया जा रहा है तो का अंग्रेजी पोस्ट ऑफ लिखते हैं जब व्यक्ति होता है तो, ठीक है। अब हमको शासन लिखना है या शासनकाल लिखना है। शासनकाल के लिए देखिए दोनों में कौन सा रेन, तो ये रेन, इस रेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शासन के लिए हम इस रेन की बात कर रहे हैं। तो सेवरल टेम्पल्स वेयर डिमोलिश्ड इन औरंगजेब्स रेन। चलिए अब हम इस रेन को देखते हैं, ये रेन का क्या अर्थ होता है। देखिए ये रेन पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है और इसका मतलब होता है लगाम। अगर आप किसी चीज पर, चाहे वो किसी जानवर जैसे घोड़े का लगाम हो या आप किसी चीज पर लगाम लगाते हैं, अगर वो लगाम हो, हर तरह के लिए वर्ड जो है ये रेन है, ठीक है। रेन के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंट्रोल, नियंत्रण, या इसको सिंपल सा भाषा में लिखें तो इसको लिखेंगे लगाम। मतलब ये रेन का मतलब होता है शासन, इस रेन का हिंदी होता है लगाम। चलिए अब इस पर थोड़ा सा बनाते हैं, एक सेंटेंस बना करके इसके यूजेस को देखते हैं। चलिए किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि तुम्हें अपने खर्च पर लगाम लगाना चाहिए, ये कैसे इसको डील करेंगे, यू। चलिए चाहिए के लिए शुड, लगाम के लिए रेन है, लगाम लगाना भर बनाना है तो ये होगा कीप, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे यू शुड कीप रेन, ठीक है ना। ये लगाम लगाना कीप लगा करके मैंने वर्ब का रूप दे दिया, यू शुड कीप रेन। चलिए तुम्हारे अपने खर्च पर, तो यू शुड कीप रेन ऑन योर, खर्च का यहां पर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेंडिंग। तो ये हमारा रेन और रेन रहा। इस रेन का मतलब होता है शासन या शासनकाल और इस रेन का हिंदी होता है लगाम। अब हम बात को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए एक बहुत ही कंफ्यूजेबल होमोफोन से, बहुत ही कंफ्यूजेबल उसको कहिए, उसमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी स्टंप आउट हो जाएंगे। चित चारों खाने चित, जिसको हम लोग कहते हैं स्टंप आउट हो जाएंगे। वो होमोफोन्स क्या है, स्टेशनरी और एक स्टेशनरी। देखिए ये दो होमोफोन्स, इस तरह के होमोफोन से देखने में बेहद सरल, लेकिन जितने सरल उतने कंफ्यूज्ड। इस तरह के होमोफोन्स पर अगर आप कमांड करते हैं, आप एग्जामिनेशन में आप हमेशा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। ये सब जो होमोफोन्स है बहुत ही उपयोगी होमोफोन्स है। आप केवल होमोफोन्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप इन सारे वर्ड्स को भी देख रहे हैं। वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप वर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं। होमोफोन्स तो एक नाम दे दिया गया है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉमन एरर में, अब तो बहुत सारे कॉमन एरर, वर्ड रिलेटेड कॉमन एरर आ रहे हैं। मतलब अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा भी हो तो वो कॉमन एरर बनाने के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वोकैब सेक्शन अच्छा है तब तो कॉमन एरर बन जाएंगे, और नहीं तो फिर केवल ग्रामर के बदौलत वो कॉमन एरर नहीं बनने वाले हैं। तो अब वर्ड रिलेटेड कॉमन एरर, अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है हर एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब ये थोड़ा दो स्टेशनरी को देख लिया जाए। देखिए
जो ऊपर वाला जो स्टेशनरी है, ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच से, पार्ट ऑफ स्पीच पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच का सही ज्ञान नहीं हो, आप केवल बस वर्ड रट लिए हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है, तब तो आप डेंजर जोन में है, खतरे के निशान पर आप हैं। आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जो सिर्फ अर्थ जानकारी रखता है लेकिन उसको पार्ट ऑफ स्पीच का सही सेंस नहीं है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अब थोड़ा सा अपने आप को डिस्कम्फोर्ट महसूस करेगा। चलिए चलते हैं स्टेशनरी। ये जो स्टेशनरी है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो हिले डुले नहीं, जो एक जगह खड़ा रहे। जैसा अभी देखिए मैं स्टेशनरी स्टेट में हूं, अभी हिल डुल नहीं रहा, अभी आगे मूवमेंट नहीं है मेरा, तो मैं स्टेशनरी स्टेट में हूं, स्थिर अवस्था में। तो स्टेशनरी जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है मोशनलेस, मतलब आप में मोशन नहीं है, आप एकदम स्टिल, एकदम स्थिर हो गए हैं। स्थिर, जो बदले नहीं, नॉट चेंजिंग, ठीक है ना, इसको आप तोड़ के लिखे तो नॉट चेंजिंग, जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो, वो भी होता है स्टेशनरी। एक तो स्थिर, जो आगे पीछे हटे बढ़े नहीं, एक स्टेशनरी, और एक स्टेशनरी वो भी होता है जिसमें कोई तरह का बदलाव नहीं हो। जैसे देखिए स्थिर जनसंख्या, अगर हमें लिखना स्थिर जनसंख्या लिखना है, वो जनसंख्या जो जस का तस बना हुआ है, ठीक है ना। एक परिवार में पिछले 5 वर्षों में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है ना, हम इसको ऐसे एज्यूम करते हैं, स्थिर जनसंख्या आप ऐसे समझे। एक परिवार में 5 वर्षों में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसी 5 वर्ष के दौरान 2 नए सदस्य का भी जन्म हुआ है, तो जनसंख्या तो जस का तस रह गया, 2 की मृत्यु हुई तो 2 नए सदस्य आ गए। तो ये जो स्थिर जनसंख्या का, वो अगर हम कहें तो कैसे कहेंगे? स्टेशनरी, ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ, NARY स्थिर, ये बार बार आपको दिमाग में रखना होगा। अगर स्थिर कहना है तो NARY नहीं। तो स्थिर जनसंख्या को हम कैसे नोट करेंगे? स्टेशनरी पॉपुलेशन। इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, स्थिर उपग्रह जो अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटते हैं। स्थिर उपग्रह कौन से होते हैं? जो अपने ऑर्बिट की ओर चारों तरफ घूमते हैं, वो दूसरे ग्रह का परिक्रमा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएंगे? स्थिर उपग्रह के लिए क्या लिखेंगे? स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर कोई चीज अगर स्टेशनरी है, इसका मतलब है वो स्थिर है, हिलडुल नहीं रहा है, वो उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, परिवर्तनशीलता उसमें नहीं है। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? अगर इसका अपोजिट की ओर अगर हम देखें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मूविंग, जो चले, जो घूमे, ठीक है ना। मोबाइल, जो घुमंतु हो, या चेंजेबल, जो बदल जाए, परिवर्तनशील। तो इसको अगर हमें लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? मतलब चलंतु, सिंपल भाषा में चाहिए, चलंतु जो चले, जो घूमे, या परिवर्तनशील। चलिए अब हम इस स्टेशनरी को देखते हैं, इस स्टेशनरी का क्या अर्थ है। देखिए ये NARY जो है ना, ये स्टेशनरी एक नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, और इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, जैसे कि पेन, पेंसिल, कागज, ये क्या होते हैं? स्टेशनरी आइटम्स होते हैं। नहीं, कोई दुकान, स्टेशनरी का दुकान खुलता है तो कौन सा स्टेशनरी? ये कि ये, अब वो दुकान खुलता है लेखन सामग्री का, तो वो ये स्टेशनरी का दुकान खुलता है। तो इस स्टेशनरी को अगर हम शाब्दिक अर्थ में लिखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा लेखन सामग्री। कोई दुकान ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, स्टेशनरी शॉप ये नहीं हो सकता है, स्टेशनरी शॉप ये होगा। चलिए तो ये स्टेशनरी और स्टेशनरी क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूं। अब हम इसको आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला जो होमोफोन है वो है अर्बन और अर्बेन। देखिए ये जो अर्बन है ना, ये जो अर्बन आप जो देख रहे हैं, अर्बन, इसका मतलब शहर से है, शहरी क्षेत्र, शहरी विकास। तो अगर कोई अगर अर्बन है तो इसका संबंध शहर से है, ठीक है ना। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कनेक्टेड विथ टाउन, ठीक है ना, या सिटी या टाउन जिसका संबंध है शहर से हो, तो इसको अगर छोटा सा अगर हिंदी लिखें तो शहरी। जैसे कि हम नोट कर सकते हैं अर्बन एरिया,
हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। चलिए इसके अपोजिट के बारे में बात करें, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका जो अपोजिट होगा वो आपका हो जाएगा रूरल, ग्रामीण। अब हम इस अर्बन की ओर देखते हैं। इस अर्बन का क्या अर्थ होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर अर्बन है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति शिष्ट है, उसमें शिष्टाचार का बात है, उसमें मैनर्स है, उसमें रहने, बात करने, चलने फिरने का, किसके साथ कैसे पेश आया जाए, वो इन चीजों को जानता है, वो एक सभ्य व्यक्ति है। ठीक है, अर्बन शहरी, लेकिन अर्बन का मतलब शहरी से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कोई ग्रामीण व्यक्ति भी शिष्ट हो सकता है, उसमें भद्रता हो सकती है, वो कल्चर्ड हो सकता है। तो अर्बन का तात्पर्य क्या है? इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? थोड़ा सिनोनिम्स को देखा जाए, सुएव, कल्चर्ड, ठीक है ना, एलिगेंट, और अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हम लिख सकते हैं शिष्ट, भद्र, भद्र मतलब जो नेक है, ठीक है ना, या इसको कह सकते हैं सौम्य। ठीक है, कोई व्यक्ति है एकदम, मतलब उसको कहिए, उसको अगर हम अपने भाषा में एकदम जुट जाट में रहता है, उसका एकदम पैंट शर्ट बहुत बढ़िया है, बोलने चलने, किसी के साथ पेश आने का बहुत अच्छा मैनर है, तो वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है? वो एक अर्बन व्यक्ति है, अर्बन व्यक्ति है, अर्बन क्वालिटी वाला व्यक्ति है। ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं अगर छोटा सेंटेंस बनाने की ओर बात किया जाए, ही इज चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, क्या वाक्य कह रहा है? ऑल्दो ही लिव्स इन ए विलेज, हालांकि वो गांव में रहता है। आम आदमी का क्या सोच है? गांव में रहने वाले लोगों को मैनर्स नहीं होते, ये आम धारणा, ये सामाजिक धारणा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। गांव वाले भी शिष्ट हो सकते हैं, गांव वाले में भी बोलने, किसी के साथ पेश आने, चलने फिरने, ड्रेस पहनने का तरीके होते हैं। लेकिन ये सामाजिक एक ऐसा थॉट है कि जो ग्रामीण जो परिवेश के लोग होते हैं वो उतने रिफाइंड नहीं होते हैं, उतने कल्चर्ड नहीं होते हैं, ये जो चीज है शहरी लोगों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेंटेंस कैसे डील हुआ है? ऑल्दो ही लिव्स इन ए विलेज, हालांकि वो, यद्यपि वो गांव में रहता है, ही पोसेसेस अर्बन क्वालिटीज, उसमें जो क्वालिटीज है ना वो एक शिष्ट क्वालिटीज है। ठीक है ना, तो ये बात रहा अर्बन के साथ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अर्बन का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसके एंटो हो जाएंगे अनकाउथ, और अनकाउथ को अगर सिंपल भाषा में कहें तो गंवार, जिसको ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, ना ड्रेस पहनने का ढंग है। ये कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जो शहर में रहते हैं वो भी अनकाउथ हो सकते हैं। तो ये रहा अर्बन और अर्बन। हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक वर्ड है, पेयर है होमोफोन्स का, वेव, इसको पढ़ेंगे वेव, और एक वेव आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये दो तरह के वेव है। देखिए ये जो वेव है इसका उच्चारण वेव करेंगे, तो वेव जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच से ये वर्ब है। वेव का मतलब क्या होता है? उन चीजों को छोड़ देना, उस पर दावा नहीं करना, जिस चीज पर आप दावा कर सकते हैं, जिस चीज को आप ले सकते हैं, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, हालांकि उस पर आपको लेने का अधिकार है, उस पर दावा करने का अधिकार है। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं फोरगो, एबांडन, ठीक है ना, और इसको मतलब आप ऐसा समझिए कि दावा, किसी चीज पर दावा, छोड़ देना, या किसी चीज को छोड़ देना जिसे लेने का अधिकार आपको प्राप्त है। ठीक है ना, दावा छोड़ देना। चलिए आप ऐसे समझिए, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए, जैसे कि एक सेंटेंस से आप इसको बेहतर समझिएगा, इस वेव को आप बेहतर समझिएगा।
चलिए, बैंक ने किसानों का लोन माफ कर दिया, यानी कि वो लोन जो किसान लिए थे बैंक ने उन्हें माफ कर दिया। हालांकि बैंक उनको ले सकता है, बैंक को लेने का अधिकार प्राप्त है। तो किसी चीज पर आपको दावा करने का अधिकार है, फिर भी आप दावा नहीं करते हैं तो आप उसको वेव करते हैं। इसका सरल शब्दों में कहें तो इसका सरल शब्दों में हम कह सकते हैं माफ कर देना उस चीज को जिसे लेने का अधिकार आप रखते हैं। ठीक है ना, माफ करना उस चीज को जिसे लेने का अधिकार आप रखते हैं। चलिए, तो बैंक ने किसानों का लोन माफ कर दिया, हम ऐसे बनाना है। हम इसको कैसे डील करेंगे? द बैंक, सिंपल पास्ट टेंस है, वेव्ड, क्या? द लोन। चलिए, टेकन बाय, किसके द्वारा लिया गया था? टेकन बाय द फार्मर्स, वैसे लोन जिसे किसानों द्वारा लिया गया था। तो ये वेव का यूज है। देखिए, ये वेव क्या है ना, ये वेव आप समझते हैं, इसके लिए ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लहर या तरंग जो होता है वो वेव होता है, जैसे सी वेव, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, लहर या तरंग, ये वेव होता है। देखिए, अब हम आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला होमोजोफोन है वह है वेदर, और एक है वेदर। थोड़ा सा इस वेदर और वेदर को समझा जाए। देखिए, ये जो वेदर है ना, ये जो फर्स्ट वेदर है, ये इसका मतलब होता है मौसम, ठीक है ना। वेदर नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में। हालांकि देखिए, वेदर वर्ब भी है, वर्ब के बारे में भी बात करूंगा। और वो जो वेदर जो वर्ब है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर नाउन है तो सभी इसे जानते हैं, वेदर मतलब मौसम, ठीक है। लेकिन जो वेदर वर्ब है ना, वो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके दोनों रूपों को देखेंगे। अभी वेदर नाउन के रूप में देख लेते हैं। तो वेदर का मतलब होता है जलवायु, जैसे सॉरी वेदर का मतलब होता है मौसम। मौसम और जलवायु में अंतर होते हैं, हम बाद में बात करेंगे इन पर। मौसम, वेदर मतलब होता है मौसम। अभी का मौसम कैसा है? गर्म है और आर्द्रता से भरा हुआ है, ठीक है ना। अभी का जो मौसम है तो वो कैसा है? गर्म है और आर्द्रता से भरा हुआ है। कैसे लिखेंगे इस चीज को? अगर लिखना है तो वेदर इज, वेदर, ये वेदर नहीं, हाँ ध्यान दिया जाए, यही तो होमोफोन्स का जलवा है। हम सोचते हैं ये हो जाता है, ये सोचते हैं ये हो जाता है, ये तो ये आपको होमोफोन समझना होगा कि हम क्या लिख रहे हैं और उसका क्या अर्थ हो रहा है। द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है ना, कि जो मौसम है वो गर्म है और आर्द्रता से भरा हुआ है। इस वेदर वर्ब को देखा जाए कि इस वर्ब का जब वेदर वर्ब हो जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। वर्ब वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस बार हम देखते हैं वेदर एज ए वर्ब। देखिए, वेदर जब वर्ब के रूप में होता है प्रयोग तो इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थिति, बुरे समय से निकल जाना, सही सलामत निकल जाना, ये वेदर का अर्थ होता है। आप कठिन परिस्थिति, कठिन अनुभव से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप उसको वेदर करते हैं। यहां पर वेदर का इस्तेमाल वर्ब के रूप में होगा, ठीक है। तो वेदर को हम कैसे लिखेंगे? इंड्योर, इसको सरल भाषा में हम ऐसे लिखेंगे इंड्योर, और इसका हिंदी क्या लिखेंगे? कठिन। चलिए, कठिन समय से बाहर सही सलामत निकल जाना। जैसे अभी देखिए, अभी का जो फेस था 2 साल पहले का, बहुत बड़ा कोरोना पेंडेमिक आया, इसके बाद बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा, पूरा देश का अर्थव्यवस्था, हालांकि दुनिया के सभी देशों का अर्थव्यवस्था एकदम बैकफुट पर चला गया, एकदम पीछे चला गया। लेकिन भारत हमारा जो देश है अभी क्या किया है? अभी उस मंदी के दौर से क्या बाहर आया है? बाहर जस्ट अभी आया है और अभी और आगे की ओर मूव कर रहा है। हमें ऐसा कहना है चलिए, देश मंदी से बाहर निकल चुका है। मंदी क्या है? किसी देश के लिए कठिन समय होता है, ठीक है। इसको हमें बनाना है, कैसे लिखेंगे? द कंट्री, द कंट्री परफेक्ट टेंस है, हैज, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश वे में बनाते हैं, मैनेज टू, मैनेज टू। चलिए, अब बाहर निकलने के लिए क्या वर्ड है? बाहर निकलने के लिए वर्ड है वेदर, नहीं। चलिए, वेदर रिसेशन, ठीक है ना। रिसेशन का मतलब मंदी होता है।
वेदर रिसेशन। और यहाँ वेदर का इस्तेमाल या मौसम का कोई सेंस नहीं निकलता है, यहाँ पर वेदर एक वर्ब है। तो वेदर जब नाउन है तो मौसम, और वेदर जब वर्ब है तो किसी कठिन परिस्थिति से, बुरे दौर से सही सलामत बाहर निकल जाना, ठीक है ना। तो ये वेदर का मतलब होगा। अब हम आगे एक वेदर और लेके चलते हैं। देखिए ये वेदर जो है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच में ना ये कंजंक्शन है। वेदर का मतलब होता है हाँ या ना, इफ और नॉट, ठीक है ना। हाँ या ना का जितना बात हमें कहना है हम इफ या वेदर से बनाते हैं, ये कंजंक्शन की बात है। हम आगे के दिनों में जब हम कंजंक्शन पर टॉपिक, जब हम कंजंक्शन पर वीडियो क्रिएट करेंगे तो फिर हम लोग उस समय देखेंगे। अभी हमारा फोकस है वेदर एज ए, इसको सेंटेंस के रूप में डील करके दिखाना है। तो वेदर जब कंजंक्शन हो जाए तो इसका अर्थ होता है, सरल शब्दों में कहें तो हाँ या ना, मतलब कि हाँ भी हो सकता है और वो ना भी हो सकता है। जो ये अर्थ अगर निकालना है तो हमें वेदर की ओर आना होगा। ये वेदर नहीं, ये वेदर तो है बाहर निकलना, और इसमें हाँ या ना का बात होता है, इफ और नॉट, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है, चलिए इसमें देखिए तो क्या भाव है, जाओ एवं देखो वह घर पर है या नहीं, मतलब या नहीं इसमें छिपा हुआ है, ना या नहीं का भाव इसमें छिपा हुआ है। कह रहे क्या, जाओ एवं देखो वह घर पर है या नहीं, तो या नहीं वाला बात छिपा हुआ है। ओके चलिए कैसे इसको हम डील करेंगे, गो एंड सी, हाँ या ना का जो वाक्य कैसे बनेगा, वेदर से। तो कैसे डील करेंगे, गो एंड सी वेदर ही इज एट होम, है ना। और हम भी छिपा सकते हैं, इसमें भाव ये छिपा हुआ है, तो आवश्यक नहीं कि हम और नॉट लिखे ही, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और नॉट हम लिखे ये आवश्यक नहीं है, हम इसे छिपा सकते हैं। हम इसके बगैर भी वाक्य को बना सकते हैं, गो एंड सी वेदर ही इज एट होम, बस इतना ही काफी है। तो बच्चों ये जो होमोफोन का जो ये सीरीज था, ये लास्ट हमारा ये वीडियो था होमोफोन्स के लिए। हालांकि अभी टॉप कन्फ्यूजेबल्स चलेंगे, अभी कन्फ्यूजेबल्स का अंत नहीं हुआ है, अभी कन्फ्यूजेबल्स पर अभी बहुत कुछ कहना है। लेकिन जो होमोफोन वाली बात थी, होमोफोन जिसमें कि उच्चारण एक सा होता है, एक सा मिलता है, जैसे देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वेदर, इसको पढ़ेंगे वेदर, तो ये आपस में ना होमोफोन के पेयर है, ना तो सिनोनिम्स है ना तो एंटोनिम्स है। इनमें रिलेशनशिप किसका है, तो उच्चारण का रिलेशनशिप है, बस संबंध केवल उच्चारण का है, अर्थ का उच्चारण अर्थ का नहीं है, अर्थ तो दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो होमोफोन के लिए हमने 3 वीडियो तैयार किया, पहला वीडियो, दूसरा और ये आज का ये लास्ट वीडियो होमोफोन्स पर, कंफ्यूजेबल्स पर नहीं। अभी हमारे अभी कई कंफ्यूजेबल्स बाकी हैं, तो उन कंफ्यूजेबल्स को जानने के लिए, उन्हें बेहतर रूप से समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आप सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें। जो आपको बात कहनी हो, पॉजिटिव या निगेटिव किसी तरह की बात, आप कमेंट बॉक्स का उसके लिए सहारा लें। अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने नहीं देखा है, तो फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, फिर आपको यहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।